हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक वही जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है सीएनटी एक्ट है। यह सीएनटी एक्ट 1908 पर हमारा 9वां वीडियो है, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 को देखा, अध्याय 2 को देखा, अध्याय 3 को देखा, अध्याय 4 को देखा और अध्याय 5 को देख लिया है। अध्याय 4 में हमने रैयत यानी अधिभोगी रैयत की बात की। अध्याय 5 में हमने देखा ये खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की बात की, धारा 37। हमने धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को देखा। 21 और 21A में देखा कि जो रैयत है इस प्रकार भूमि का उपयोग करेगा ताकि भूमि के मूल्य में ह्रास नहीं हो, भूमि कृषि योग्य बनी रहे, इस प्रकार, नहीं तो उसे बेदखल किया जाएगा। 21A और 21 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 17 में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा थी, 18 में भी थी बंदोबस्त रैयत। 21 और 21A में भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाना है ताकि भूमि के मूल्य में ह्रास नहीं हो, उसको हमने देखा। 37 हमने देखा खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में कि जो अधिभोगी रैयत के संबंध में जो प्रावधान है वही खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को भी वही अधिभोग संबंधी प्रावधान रहेंगे। हमने शॉर्ट में देखा, ठीक है। इसको 37 तक हमने देख लिया था। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 6। हमने ध्यान दीजिएगा कि हमने अधिभोगी रैयत को देख लिया है, हमने खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को भी देख लिया है। अब हम लोग को बच गया है अंधिभोगी रैयत के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अंधिभोगी रैयत को में मात्र दो ही इम्पॉर्टेंट वो दो ही इम्पॉर्टेंट धारा है। हालांकि 42 भी मैंने लिख दिया है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अध्याय 6 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और अध्याय 7 भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद है सारे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अध्याय 6 में, ठीक है। अध्याय 6 जो है इसमें अंधिभोगी रैयत की बात की गई है। इससे पहले 37 में हमने खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में देखा। अभी 38 धारा 38 से 42 तक हम लोग देखेंगे अंधिभोगी रैयत के बारे में। तो धारा 38 जो है उसमें अंधिभोगी रैयत के बारे में कहा गया है कि अंधिभोगी रैयत जो है उसको जमीन में अधिभोग का अधिकार यदि मिलता है तब वह लगान भुगतान करने का दायी होगा। तो जो अंधिभोगी रैयत है मतलब जिसको किसी संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर भूमि मिला हुआ है और भूमि पर उसको अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है, भूमि से जो प्रोडक्शन होगा उस पर उसका हक नहीं है, ठीक है। तो अंधिभोगी रैयत को अधिभोग का अधिकार कब मिलेगा? तो अंधिभोगी रैयत को अधिभोग का अधिकार भूस्वामी, यहाँ पर हम भूस्वामी जमींदार के रूप से देख सकते हैं, जमींदार के रूप में देख सकते हैं। जब भूस्वामी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक संविदा होगा, एक एग्रीमेंट होगा, उस आधार पर अंधिभोगी रैयत जो है उसको जमीन पर अधिभोग का अधिकार मिलेगा। यदि अधिभोग का अधिकार जमीन में उसको मिलता है तब वह लगान का भुगतान जो है जो कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित किया गया है उतनी राशि नकद, जींस या फसल के रूप में जो है वो भूस्वामी को देगा। यही 38 कहता है। फिर 38 के बाद 39-40 इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें केवल कहा गया है कि लगान का भुगतान उसी तरह किया जाएगा जैसे बाकी अधिभोगी रैयत लोग करते हैं। तो ये हमको नहीं देखना, हमको जानना है कि अंधिभोगी रैयत के बारे में अधिभोग का अधिकार उसको अगर मिलता है तो वह लगान भुगतान का दायी होगा। ये 38 में कहा गया है अंधिभोगी रैयत के बारे में। एक है कि किन परिस्थितियों में या किस आधार पर अंधिभोगी रैयत को हटाया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। तो जानते हैं आप, यदि ऐसा अंधिभोगी रैयत यदि ऐसा कार्य करे कि भूमि के मूल्य का ही ह्रास हो जाए, भूमि कृषि योग्य न रहे, भूमि अनुर्वर हो जाए तो हटा सकता है। यदि लगान का भुगतान टाइम से नहीं कर पा रहा हो, 3 कृषि वर्ष बीत गया हो, यदि 3 कृषि वर्ष बीत गया हो और 3 कृषि वर्ष बीता ना हो, 2 कृषि वर्ष बीता हो और तीसरा कृषि वर्ष चल रहा हो,
और तीसरा कृषि वर्ष चल रहा हो और उस तीसरे कृषि वर्ष यानी तीसरे साल में भी 90 दिन की अवधि पूरी हो गई हो, 365 दिन में 3 महीना पूरा हो गया हो, 90 दिन की अवधि पूरा हो गया हो, फिर भी लगान का यदि पिछले 2 साल बकाया लगान का भुगतान अंधिभोगी रैयत नहीं करता है तो उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा आधार हुआ उसको भूमि से बेदखल करने का, धारा 41 के तहत। ठीक है, धारा 38 में अंधिभोगी रैयत है कि कब लगान का भुगतान का देय होगा, जब उससे अधिभोग का अधिकार प्राप्त होगा। फिर कहता है धारा 41 क्या कहता है कि अंधिभोगी रैयत को बेदखल करने का आधार क्या होगा, यदि ऐसा काम करे कि भूमि के मूल्य का ह्रास हो जाए। दूसरा, यदि तीसरा कृषि वर्ष प्रारंभ हो गया, 90 दिन बीत गया, बावजूद उसके उसने क्या किया कि उसने लगान का भुगतान 2 वर्ष पिछले 2 वर्ष के लगान का भुगतान नहीं किया है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। या फिर पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है तो उसे बेदखल किया जा सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट संविदा का एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है तो बेदखल किया जा सकता है, लगान भुगतान करने से वो मना कर रहा है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। तो मात्र 2 धारा इसमें इंपॉर्टेंट है इस अध्याय में, अध्याय 6 में, अंधिभोगी रैयत के बारे में 38 में और 41 में उसको हटाने के आधार। ठीक है, आपको पूरे एक्ट में जो वर्ष है जैसे कि तीसरा कृषि वर्ष के 90 दिन बीत जाने तक वो नहीं करता, इस तरह की बातों को याद रखना है। जैसे पिछले में हमने देखा वीडियो में कि जो अगर कोई तालाब से उत्पाद कोई रैयत अगर प्रोडक्शन कर रहा है या कोई वनोत्पाद कर रहा है तो वनोत्पाद अर्जित कर रहा है तो 9/20 भाग भूस्वामी को देगा, 11/20 भाग स्वयं रखेगा। यदि लकड़ी का उत्पादन हो रहा है तो बराबर बराबर बांटेगा। तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना है, समय को ध्यान में रखना है। आपको नहीं भी अगर याद है कि ये बातें किस धारा में की गई है तो कोई बात नहीं है। अगर 5 सवाल जेपीएससी का पीटी में आता है तो उसमें मात्र 2 सवाल ही आपका धारा से रहेगा, 3 सवाल जो है वो कॉन्सेप्ट पे रहता है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहेगा 5। इसी तरह एसपीटी में भी 5 में 2-3 ही धारा से रहेगा, 2 आपको बाकी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। इसलिए क्या कहता है कानून, इस पर आपको जोर देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने समझा दिया है, बस एक बार मैं रीडिंग दे देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए क्या कहा जाता है। अध्याय 6 की बात हो रही है। पिछले क्लास में अध्याय 5 की बात हुई थी, पिछले वीडियो में। अध्याय 4 में हमने ये अधिभोगी रैयत को देखा था। अध्याय 5 में हमने खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को देखा था। अध्याय 6 में हम अंधिभोगी रैयत को देखेंगे। अंधिभोगी रैयत धारा 48 से 42, धारा 37 में था खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, धारा 38 से धारा 42 चलते हैं। धारा 38 में क्या बोलता है तो धारा 38 जो है वो अंधिभोगी रैयत के बारे में बोलता है। अंधिभोगी रैयत को हटाने के बारे में, बेदखल करने का आधार कौन बोलता है, धारा 41 बोलता है। चलिए देखते हैं धारा 38। किसी स्थानीय रीति, परंपरा, प्रथा, रूढ़ी के अंतर्गत अंधिभोगी रैयत जब अधिभोग में शामिल हो, मतलब किसी भी प्रथा, नियम, कानून, रूढ़ी के अंतर्गत जब कोई अंधिभोगी रैयत अधिभोग में शामिल हो, मतलब अधिभोग का अधिकार मिल गया उसको भूमि में, शामिल हो तो लगान के भुगतान का दायी होगा, तब वह लगान का भुगतान करेगा। अंधिभोगी रैयत की भूमि का लगान कितना होगा तो उसका मतलब रैयत और भूस्वामी जमींदार के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, भूस्वामी, जमींदार, सरकार और रैयत के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी करार के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, तो कोई स्थान
किसी स्थानीय रीति से, रूढ़ी से, परंपरा से, नियम से यदि कोई अंधिभोगी रैयत है उसको अधिभोग का अधिकार मिलता है या अधिभोग के अधिकार में शामिल हो जाता है तो वह लगान का तब भुगतान करेगा। लगान का भुगतान कितना करेगा? भूस्वामी और उसके बीच जो संविदा करार होगा उसी आधार पर लगान का भुगतान करेगा। धारा 38। अब 39-40 इंपॉर्टेंट नहीं है, 41 पे चलते हैं। 41 क्या बोलता है कि अंधिभोगी रैयत को भूमि से बेदखल करने का आधार क्या है? उसको बेदखल किया जा सकता है, आधार क्या है? तो आधार नंबर 1 जोत की भूमि, आधार नंबर 1 यहां अंधिभोगी रैयत को बेदखल करने का आधार तीसरे कृषि वर्ष आरंभ होने के पश्चात, बता चुका हूं मैं, तीसरा कृषि वर्ष आरंभ हो गया है और उसके बाद 90 दिन बीत गया है। यदि 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्ष के लगान का भुगतान रैयत न करे तो उसे बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है कि तीसरे कृषि वर्ष आरंभ होने के पश्चात 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों के लगान का भुगतान रैयत ना करे तो उसे बेदखल किया जा सकता है। दूसरा नंबर, जोत की भूमि का इस प्रकार प्रयोग करे कि जिससे भूमि का मूल्य घट जाए या भूमि जो है वो खेती लायक नहीं रहे तो ऐसे में रैयत को बेदखल किया जा सकता है। यह भी हम बतला चुके हैं दोनों पॉइंट कि रैयत को कैसे बेदखल करेगा। यदि भूमि का प्रयोग इस तरह करे, जैसे भूमि में कारखाना लगा दिया तो आप बेदखल हो जाइएगा। ठीक है, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि भूमि का मूल्य घट जाए या भूमि का मूल्य का ह्रास हो जाए तो बेदखल हो जाएगा। अब लगान ही नहीं दे 2 वर्ष का तो बेदखल हो जाएगा। रैयत अपने भूस्वामी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट संविदा के किसी नियम का उल्लंघन करता है तो दोनों के या यदि रैयत अपने भूस्वामी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके नियम का उल्लंघन किया हो या फिर दोनों के बीच जो पट्टा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रजिस्ट्रीकृत पट्टा, ठीक है, उसकी अवधि समाप्त हो गई हो, मान लीजिए 2 साल के लिए ही दिया गया है या 10 साल के लिए दिया गया तो वह अवधि जो है भूस्वामी और रैयत के बीच समाप्त हो गई है तो उसे बेदखल किया जा सकता है। रैयत ने निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, रैयत बोलता है कि आपका लगान बहुत ज्यादा है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, तब उसको बेदखल कर देगा अंधिभोगी रैयत को। ठीक है, तो ये हुआ आधार। ठीक, अब धारा 42 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहां लिख दिया है। यदि रैयत उचित और निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार करता है तो भूस्वामी जमींदार क्या करेगा? जमीन से बेदखल करने के लिए डीसी के कार्यालय, उपायुक्त के कार्यालय में एक आवेदन एप्लीकेशन देगा और उपायुक्त कार्रवाई करके उसको बेदखल करेगा। ठीक है, नियम से चलेगा। ठीक, धारा 38 ध्यान दीजिएगा, अंधिभोगी रैयत के बारे में कहता है कि उसको अधिभोग का अधिकार यदि कोई प्रथा रीति से मिला है तो वह लगान का भुगतान करेगा, लगान भुगतान का देय होगा और जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट होगा भूस्वामी के साथ, निर्धारित जो लगान होगा उसी के तहत लगान का भुगतान करेगा। कुछ नियमों का यदि वो पालन नहीं करता है, ठीक है, तो उसको बेदखल किया जा सकता है। लगान नहीं टाइम पर देगा, नियम का पालन नहीं करेगा, संविदा करार का उल्लंघन करेगा, ऐसा काम करेगा जैसे जमीन के मूल्य का ह्रास हो जाए तो जो है उसको बेदखल किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज एक है कि तीसरे कृषि वर्ष, आप याद रखिएगा कि तीसरा कृषि वर्ष आरंभ हो गया है और 90 दिनों के अंदर अंदर यदि पिछला 2 वर्षों का लगान नहीं दिया है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। यदि रैयत जो है अंधिभोगी रैयत लगान जो निर्धारित लगान है उसको देने से इनकार करता है तो भूस्वामी डीसी कार्यालय में आवेदन देगा और उसको बेदखल कर सकता है धारा 42 के अंतर्गत। धारा 38 अंधिभोगी रैयत और अंधिभोगी रैयत के बेदखल करने का अधिकार जो है वो धारा 41 में, धारा 38 और धारा 41 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, धारा 38 जो है अंधिभोगी रैयत जो है जब अधिभोग का अधिकार उसको प्राप्त हो जाएगा तब वो लगान के भुगतान का दायी होगा और अंधिभोगी रैयत को बेदखल करने का अधिकार कब है तो धारा 41 में, 38-41 यहां याद रखिएगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, अध्याय 6। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 7 में। इसमें मात्र एक धारा है, धारा 43।
जैसे खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत में हम पढ़े थे अध्याय 5 में, मात्र एक 37। उसी तरह धारा 43, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि धारा सेक्शन 43 में क्या कहता है। 43 में क्या कहता है, तो ये कुछ नहीं कहता है। देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, समझने वाली चीज है। हमने अध्याय 4 में अधिभोगी रैयत को पढ़ा, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत अभी छोड़ दीजिए इसमें। अध्याय 4 में हमने अधिभोगी रैयत को पढ़ा, अध्याय 5 छोड़ दीजिए आप खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को। उसके बाद आप याद रखिए अध्याय 6 में अंधिभोगी रैयत को पढ़ा। तो अध्याय 4 में जो अधिभोगी रैयत का प्रावधान था कि जमीन में कैसे अधिभोग का उसको अधिकार कितना मिलेगा, 9/20 मिलेगा, 11/20 मिलेगा, कैसे बेदखल हो सकता है वो, और अंधिभोगी रैयत के बारे में भी वही प्रावधान है कि कैसे उसको बेदखल करेंगे वो, ठीक है, उसको भी अधिभोग का अधिकार रहेगा। ठीक, तो ये जो दोनों अध्याय 4 अधिभोगी रैयत और अध्याय 6 अंधिभोगी रैयत, तो अध्याय 4 और अध्याय 6 में जो प्रावधान है उससे छूट दिया गया है इस अध्याय में। तो ये प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे, अधिभोगी और अंधिभोगी के रैयत प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे, तो भैया ये जो है वो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त जो भूमि रहेगी उस पर लागू नहीं होगा। मतलब जैसे जमींदार का भूमि, मझियस भूमि पर यह लागू नहीं होगा कि आपको हम बेदखल कर देंगे, जमींदारी भूमि में यह लागू नहीं होगा, मझियस भूमि में लागू नहीं होगा, बटखेत भूमि पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए जो सरकार भूमि लेती है उस पर यह लागू नहीं होगा। तो यही चीज है, यहां पर गौर कीजिएगा। अध्याय 7 धारा 43, ठीक है, यह बोलता है कि अध्याय 4 मतलब रैयत या अधिभोगी रैयत और अध्याय 6 मतलब अंधिभोगी रैयत से छूट प्राप्त भूमि कौन है, मतलब कौन है ऐसा भूमि जिसमें अधिभोगी रैयत के प्रावधान अंधिभोगी रैयत के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कौन ऐसी भूमि है जिसमें अध्याय 4 और अध्याय 6 के प्रावधान जो लागू नहीं होंगे, अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि है, इसकी बात कही गई है। तो यह बात कही गई है धारा 43 में। क्या कही गई है, तो धारा 43 कहता है भूस्वामी के विशेषाधिकार भूमियों तथा अन्य भूमियों को, ध्यान दीजिएगा, भूस्वामी के जो विशेषाधिकार भूमि है मतलब जो मझियस भूमि है, बटखेत भूमि है, वो सब भूमि, ठीक है, इसमें कुछ और भूमि है जैसे जिरात भूमि है, मान भूमि है, उसको मत जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जैसे जमींदारों की भूमि मझियस भूमि हो गया, ठीक है, जमींदार जो पारिश्रमिक के लिए अपने मजदूरों को दिया है, ठीक है, वो भूमि बटखेत भूमि, इस तरह की भूस्वामी के जो विशेषाधिकार युक्त भूमि है तथा अन्य कुछ भूमियां, उस पर भूस्वामी के विशेषाधिकार भूमि तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 अध्याय 6 के प्रावधानों से छूट। बस अगर आप इतना ही समझ गए तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कि बोलता है धारा 43 अध्याय 7 का धारा 43 कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमियां या विशेषाधिकार भूमियां तथा कुछ अन्य भूमियों को अध्याय 4 और अध्याय 6 के प्रावधानों से छूट है। क्या छूट है भाई, तो ये सब प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। इसी को लेबोरेट करके बड़ा करके लिखा हुआ और कुछ नहीं है। देखिए, इस प्रकार की भूमि मतलब कि जो विशेषाधिकार भूमि रहेगी और अन्य जो भूमि रहेगी कुछ, तो इस प्रकार की भूमि पर न तो अधिभोगाधिकार अर्जित किया जा सकता है, यानी ना अध्याय 4 का प्रावधान लागू होगा, ना ही अंधिभोगी रैयत के प्रावधान लागू होंगे, ना ही अंधिभोगी रैयत के प्रावधान लागू होंगे। मतलब इस प्रकार की भूमि में ना अध्याय 4 के प्रावधान लागू होंगे, ना अध्याय 6 के प्रावधान लागू होंगे, ठीक है। अब ये कौन भूमि है वो बतला रहा है। ये है पहला, अधिनियम की धारा 118
यहाँ धारा 118 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आ गया है, मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो धारा 118 है वो बतलाता है कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमियाँ कौन है। इसलिए यह धारा इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि कौन है। तो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि मतलब भूमि में वह स्वयं या मजदूरों के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा या हल बैल के द्वारा जोत कोड़ जो जमींदार करवाता है या भूस्वामी जो करवाता है, वही भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि है। भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि में हम बटखेत भूमि को रखते हैं, मझियस भूमि को रख सकते हैं, मान भूमि को, जिरात भूमि को रख सकते हैं। भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त जो भूमि है, लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा, भूस्वामी के जो विशेषाधिकार युक्त जो भूमि होती है उसमें अध्याय 4 यानी अधिभोगी रैयत, अध्याय 6 यानी अंधिभोगी रैयत के प्रावधान लागू नहीं होंगे। चलिए, तो अधिनियम की धारा 118 बताता है कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि कौन है। तो अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि, जिसे अभिधारी, भूमि को जो धारण किया है टेनेंट, रैयत, ठीक है, जिसे टेनेंट, अभिधारी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर या 1 वर्ष या उससे कम समय के लिखित या मौखिक रूप से पट्टे पर धारण किया हो, ठीक है, उस पर जो है वो ये कानून लागू नहीं होगा। अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त जो भूमि किस पर होगा भैया? तो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि पर होगा। तो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त कौन भूमि होगा? तो जो धारा 118 में बताया गया है कि भूस्वामी का जो विशेषाधिकार युक्त भूमि कौन है। अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि, जिसे कोई टेनेंट ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अगर भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि को कोई रैयत 1 साल के लिए से अधिक समय के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर लेता है, या फिर उसको 1 साल या उससे कम समय के लिए पट्टे पर लेता है, उस पर जो है वो अध्याय 4 और 6 का प्रावधान लागू नहीं होगा। साफ हम लोग को जानना है कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि पर या उसको कोई पट्टा पर भी ले लेता है, उस पर अध्याय 4 अधिभोगी रैयत और अंधिभोगी रैयत के प्रावधान लागू नहीं होंगे। धारा 43 कहता है, थोड़ा सा और हम लोग 2 पॉइंट जान लेते हैं। और जो यहां हम लोग बोले थे, भूस्वामी के विशेषाधिकार भूमि तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 और अध्याय 6 के प्रावधानों से छूट है। तो अन्य भूमियां में क्या है? विशेषाधिकार युक्त भूमि तो देख लिया हम लोग, जो धारा 118 के अंतर्गत है। अन्य भूमि में कौन भूमि है? ऐसा भूमि जो कोई कंपनी ले लिया हो, उस पर अंधिभोगी और अधिभोगी अध्याय 4 और 6 का प्रावधान लागू नहीं होगा। प्रैक्टिकली लागू कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार, ऑथोरिटी, कोई सरकारी ऑथोरिटी या कोई रेलवे की कंपनी कोई भूमि अगर अर्जित किया हो, उस पर अध्याय 4 और 6 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। फिर किसी छावनी या कैंटोनमेंट जोन के भीतर जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि पर भी लागू नहीं होगा। ऐसा भूमि जिसका उपयोग कोई अधिकारी, मान लीजिए कोई सीओ है या डीसी है, विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क बनाने के लिए, जो सार्वजनिक सभी के लिए उपयोगी है, सड़क बन रहा है, या नहर या बांध या तटबंध या डैम, जलाशय जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, इस पर, ऐसी भूमि पर जो है अध्याय 4 और 6 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है। अध्याय 7 जो है वो धारा 43 से संबंधित है। अध्याय 7 कहता है कि अध्याय 7 में अध्याय 4 और अध्याय 6 अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत के जो प्रावधान है वो उस पर लागू नहीं होंगे।
कौन कौन भूमि पर लागू नहीं होंगे? तो धारा 118 के अंतर्गत जो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि है उस पर यह अध्याय 4 अध्याय 6 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कोई लोक कार्य के लिए सरकार भूमि लेती है तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। कोई कंपनी या रेलवे की कंपनी अगर भूमि लेती है उस पर यह प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। साथ ही कोई सरकारी भूमि है कैंटोनमेंट जोन या छावनी के अंदर, उस पर अध्याय 4 और 6 के प्रावधान जो है लागू नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और बहुत आपको समझ में आया होगा। एक बार आप और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।